नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे गौरव कोचिंग सेंटर में। आज 17 मई 2020 संभवतः लॉकडाउन 3 का अंतिम चरण पे हैं हम लोग। आगे आज हम सबको पता चलेगा कि लॉकडाउन 4 जो कल से लागू होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, उसमें कौन से नियम नए आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो बीमारी बहुत, इसका रेशियो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उसी क्वेश्चन को हम लिखे हुए हैं, जिसको कि ब्रज गुणन विधि से मतलब वज्र गुणन विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में बताए भी थे कि वज्र गुणन विधि एक ऐसा विधि है, यदि आप इससे बनाना सीख गए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम कम जगहों में आसानी से बना सकते हैं। बस इसके लिए जो सूत्र बनाया गया है, इसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ अगर की आवश्यकता पड़ती है तो वो है सूत्र की। इसमें एक सूत्र है, उस सूत्र का फॉलो करते हैं तो समझिए, याद करते हैं, उस सूत्र को याद कर लेते हैं तो समझिए कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आपको वो सूत्र याद नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस सूत्र को याद करना ना सिखाकर उसको निकालना सिखा देंगे कि वो सूत्र आखिर निकलेगा कैसे। क्योंकि हम बहुत सारे फार्मूला, संभवतः मैथ में जितना भी फार्मूला है, लगभग बहुत सारे फार्मूलाओं को हम निकालना सिखाते हैं कि ये आखिर फार्मूला आया कहाँ से है। अगर ये सीख जाते हैं तो फार्मूला को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, संभवतः मतलब इस सब एग्जाम के लिए वो सूत्र आप निकालना केवल जान जाते हैं। तो मान लीजिए हम बोल देते हैं कि आपको याद कर लेना है, बहुत सारे फार्मूला है मैथ में, सबको याद कर लेना है। तो उसमें 2-4 बच्चे अगर गलत बता देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मूला, इसका सही फार्मूला है कौन। कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उसको निकालना अगर सीखे रहते हैं, आसानी से उसको थोड़ा बहुत निकालने का प्रयास कर लेते हैं, अगर निकल जाता है तो आपका जो फार्मूला निकलेगा वो सही होगा। इसलिए मैं बहुत सारे फार्मूलाओं को निकालना सिखाता हूँ कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, तो अगर जो मैं सूत्र को लिखूंगा इस विधि से हल करने के लिए, वह सूत्र अगर आपको उस सूत्र को निकालना आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार वो निकलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस सूत्र को भी समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वो सूत्र आया कैसे है। ठीक है, खैर चलते हैं वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। तो इस विधि में आपको देखेंगे कि क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। इसको मैंने उसी क्वेश्चन को मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आंसर आएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, सभी विधियों से सर हल किए लेकिन सबका आंसर एक ही है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि किसी एक 2-4 वाले रैखिक समीकरण में किसी एक क्वेश्चन को हम 5 विधि से हल करेंगे तो समझिए कि आंसर समान आएगा, यानी आसानी से उसको 5 विधि से हल किया जा सकता है। और मैं वीडियो के लास्ट में बताना भूल जाता हूँ, जो भी क्वेश्चन देते हैं 2-4 जितना भी क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को सभी लोग एक मेथड से, मतलब जिस मेथड से हम बना करके भेजते हैं उसी मेथड से बना करके लोग भी सेंड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको जितना विधि बता दिया गया है, अगर ये चौथा है, कोशिश करूँगा कि आज ही 5वां विधि भी समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चौथा मेथड है, 5वां मेथड भी बताने वाले हैं, यानी 5वां मेथड आप सीख जाएंगे। तो किसी एक क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन मैं देता हूँ उस क्वेश्चन को आप 5 विधि से हल करके ही भेजेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस विधि से हल करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से
कर लेना होता है, मतलब सही से इसको सजा देना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को निकालने के लिए समीकरण जो लिखा जाता है वो ये होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए होता है, और सेकेंड इक्वेशन होगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया 2। फार्मूला इसी से निकलेगा। तो फार्मूला कैसे निकलेगा, कौन सा फार्मूला होगा, उस फार्मूला को मैं अभी लिखूंगा तो सबको पता चलेगा, या बहुत सारे लोग जो पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, उन सबको तो पता ही होगा ही। फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस C1 वाला पद इसमें इक्वल के बाद में है और इसमें इक्वल के पहले है, तो वही हमको सजा लेना है। जो भी है इसको हमें बराबर के चिन्ह के उधर ले जाना है। तो इधर देख लेंगे कि किस में है, प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो उसी प्रकार सजाते हुए यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के इधर कुछ नहीं बचेगा, जब उसको उधर लेकर चले जाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां पर क्या होगा, 0। यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप इस समीकरण को भी लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। इसके बाद इसमें इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल मैं हल कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट सूत्र से जो इसका सूत्र होता है उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। तो सूत्र इसका होता है x y इक्वल 1 जो होता है वो अचर के लिए लिया जाता है, और इस पदों के लिए y और इस पद के लिए x लिया जाता है। फॉर्मूला को मैं बता रहा हूँ, पहले भी बता दिए थे कि इसको निकालना, अगर निकालना आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार ये निकलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस फॉर्मूला को निकालूंगा। अगर यहाँ के बच्चे अगर उत्सुक होंगे, अपने संस्था के बच्चे उत्सुक होंगे इस फॉर्मूला को जानने के लिए, तो क्लास में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो खैर चॉइस आप लोगों की है। तो देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है। x वाला फॉर्मूला में यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको छिपा देते हैं। समझिए जो बचता है उसको हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर ये होगा b1 का मान और ये होगा c2 का, तिरछा तिरछी गुणा करके निकाला जाता है फॉर्मूला। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा b1 c2 और माइनस b2 c1। ये आपका x के लिए सूत्र है। y के लिए आपका हो जाएगा y, अर्थात इसके बगल में है c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद 1 के लिए, तो 1 यहाँ पे है, अर्थात हो जाएगा a1 b2 घटा यानी माइनस a2 b1। यह आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को कैसे निकाला गया, कैसे आया, इस इक्वेशन से आएगा ये फॉर्मूला, कैसे आया ये सब सीखना होगा। तो हम सिखाएंगे, बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को अब बोले तो है कि कम समय में हल करना है, कोशिश मेरा यही है कि आज पांचों विधि से हल करना सीख जाते हैं। तो आइए यहाँ पे अब x तो रहेगा ही, x तो रहेगा ही। अब हमें b1 का मान और c2 का मान, फिर b2 और c1 का मान रख लेना होगा। तो देखेंगे b1 का मान है क्या। b1 का मान ये आपका a1 हो जाता है, b1 और ये आपका c1 हो जाता है।
अब यहाँ पे सब प्लस में लिखे हैं, यहाँ पे माइनस भी है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ पे हम बोले हैं कि इस तरह का कर लेंगे, तो इस तरह का करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अब हम प्लस इसको कर लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। V1 का मान कितना है, 5 है, और C1 का मान कितना है, 10। इधर आपका हो जाएगा A2, B2 और C2। ठीक है, तो अब आसानी से हम लिख सकते हैं, सूत्र पे बैठा सकते हैं। तो देखिए V1 का मान है -5, -5 को लिख दिए। अब इसके और इसके बीच में इंटू छुपा है, इंटू यानी गुणा का चिन्ह छुपा है, तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद C2 का मान -8 है, लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस दे दिए हम। उसके बाद यहाँ पे B2 का मान है कितना, तो प्लस में है 2 रख दिए। फिर इंटू C1 का मान कितना है, तो C1 का मान -10 है, 10 रख दिए। ओके, अब देखिए इक्वल है, तो इक्वल रखेंगे और बराबर मैं y बटा नीचे जो भी है मान रखेंगे। तो C1 का मान कितना है, -10 इंटू A2 का मान कितना है, 3। यहाँ पे देखेंगे 3 कोई इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में रखेंगे। अब माइनस है तो माइनस रख दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे C2, तो C2 का मान है क्या, यहाँ पे -8 है। यहाँ पर देखिए पहले से माइनस है, फिर हम रखेंगे जो वो भी माइनस में है, -8। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पर इंटू है, इंटू का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ब्रैकेट है तो समझिए कि मेरे वहाँ पर इंटू का चिन्ह आ जाता है। फिलहाल हम दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 का मान कितना है, तो 2 है, 2 रख दिए। उसके बाद आइए अब इसमें, तो इक्वल 1 तो रहेगा ही। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 2। फिर B2 का मान कितना है, B2, तो B2 का मान फिर 2 है। यहाँ पे B2 और यहाँ पे A1 रख दिए। उसके बाद A2 का मान कितना है, A2 यहाँ पे है, यानी कि 3 है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, रख देंगे। अब प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में ही कर देंगे। यहाँ पे जो भी रखे हैं वो प्लस में रखे हैं। ठीक है, ये माइनस यहाँ का है, फार्मूला का माइनस है। ठीक है, यहाँ पे इंटू है तो इंटू रख दिए। B1 का मान है कितना, तो B1 का मान है -5 यहाँ पे। बस इतना ही काम हम लोगों को करना है। जो भी कोई अगर जानना चाहता है, इस विधि से बनाने का प्रयास करता है, तो मतलब हमको बस इन्हीं 2 स्टेप को ध्यान से रखना होगा, ध्यान से मतलब ध्यान देना होगा। जो भी मान रख रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत एक बार पुनः जांच कर लेंगे कि जो भी मान रखे हैं वो सही रखे हैं कि नहीं, क्योंकि संभवतः सबसे ज़्यादा गलती जो होता है वो मान रखने में ही गलती होता है। अगर मान आप सही से रख लिए तो समझिए कि उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मान हमने रख दिया। रखने के बाद से आपको मालूम है बोधमास का नियम जो होता है उसमें क्या कहता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, गुणा भी है और घटाव भी है। तो सबसे पहले इन सब में सबसे पहले हम गुणा का काम करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, T फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले इसमें हम ना ब्रैकेट है और ना ही भाग है। तो ब्रैकेट और भाग नहीं है लेकिन गुणा है, तो सबसे पहले गुणा का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो आइए सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो x तो रहेगा ही, x रहेगा, और x के नीचे वाला जो यहाँ पर देखेंगे माइनस है, ये भी माइनस में है। तो माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और 8 में जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर घटाव है, तो घटाव यहाँ पर रखेंगे नहीं, देख लेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ये समझिए कि 2 जो है माइनस में है और 10 जो है वो किस में है, प्लस में। तो
यहाँ पे 10 प्लस में है, सॉरी 10 माइनस में है और 2 भी माइनस में है, यानी माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस होगा तो प्लस कर देंगे और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणा करने पर 20 आ जाएगा। एक्स को यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस कम लगेगा। अब उसके बाद फिर बटा का चिन्ह, उसके बाद उसके ऊपर है y, तो y रख दिए, ये वाला को हल करेंगे। अब यहाँ पे 10 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, अर्थात यहाँ पर जो भी होगा माइनस में होगा। 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पर देखिए, इसको ना हल करके हम डायरेक्ट इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है, या इसको ही ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस, और हो जाएगा 8 दूना 16। याद रखेंगे, एक स्टेप इसके लिए हम बढ़ा भी देते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ पर देखिए, माइनस से ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट हटता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जिसको मैं पहले ही बताया। यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस दिए और 8 में 2 से गुणा कर दिए तो कितना हुआ 16 को रख दिए। फिर उसके बाद से बराबर एक तो रहेगा ही, ये एक, अब नीचे देखेंगे हल करके नीचे क्या आ रहा है। तो 2 में 2 से गुणा किए तो 4 आया, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस कितना आएगा 15 हो गया। उसके बाद x बटा, अब ये दोनों प्लस में है, आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, तो 40 और 20 60। यहाँ पे y, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना है, तो -30 है और प्लस 16 है। यहाँ पे दोनों देखेंगे कि दोनों अलग अलग चिन्हों में है, अभी ना ही इसको जोड़ सकते हैं ना ही अच्छी तरह से घटा सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे कि अब कितना कितना का अंतर है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन अधिक है, प्लस वाला या माइनस वाला। प्लस में 16 है और माइनस में है 30, तो इसमें माइनस वाला अधिक है तो माइनस देंगे। कितना अधिक है, तो वो है 14 यानी 14। उसके बाद बराबर 1 तो रहेगा ही, ये 15 और 4 हो जाएगा कितना 19, ठीक है। अब इसके बाद से अर्थात यहाँ पर 1 बटा 19 आया, y बटा -14 और x बटा 60, अतः x बटा 60 बराबर 1 बटा 19। यहाँ पे करना क्या है कि ये तो अचर वाला पद है, अचर वाला राशि को यहाँ पर हल किया गया है, ये दोनों चर है, तो एक बार इसको हम इसके बराबर करेंगे, फिर एक बार इसके बराबर करेंगे, जिसको मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि x बटा 60 बराबर 1 बटा 19। ठीक उसी प्रकार y बटा -14 बराबर 1 बटा 19। इससे एक बार इसका तुलना कराएंगे, फिर इससे एक बार इसका तुलना कराएंगे। तुलना करने का मतलब हो गया बराबर के इधर उधर रहना होगा, मैंने रखना होगा। रख दिए, रखने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जब x में 19 से गुणा करेंगे तो 19x बराबर हो जाएगा कितना 60, अतः x बराबर हो जाएगा 60 बटा 19, ठीक है। अब इस यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुणा, अर्थात तो 19 और y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19y बराबर -14 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -14। अब देखिए y का मान निकालना चाहते हैं तो ये 19 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा -14 बटा 19, ठीक है। संभवतः पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को मैंने हल किया था, तो शायद x का मान 60 बटा 19 और y का मान -14 बटा 19 आया हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, एक बार उसको टाइप कर सकते हैं देख करके। फिलहाल तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 60 बटा 19 और y बराबर -14 बटा 19, ये आपका हुआ आंसर।
देखिए स्पेस कितना लगा और आसानी से इसको बना लिए स्टेप बाय स्टेप। बस मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा हूँ और दूर दूर लिखा हूँ, जिसके कारण स्पेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे विधि में मतलब छोटे रूप में नहीं बना है। ठीक है, तो इस विधि से इस प्रकार इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो आइए उसके बाद से अब हम अगला विधि देखेंगे, 5वां अनुपात निर्णय। तब तक के लिए नमस्कार।